हे गाइस, वेलकम बैक टू इम्प्रेसिव लर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने कत्यूर राजवंश के बारे में जाना था और आज के लेक्चर में हम अपने चंद राजवंश को कवर करेंगे। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में जब हमने कत्यूर राजवंश को समझा था तो मैंने आपको बताया था कि जो कत्यूर राजवंश का सबसे अत्याचारी शासक रहा था वो वीरमदेव रहा था। ठीक है, तो कत्यूर राजवंश का जो सबसे अत्याचारी शासक होता है वो वीरमदेव होता है। इसी वीरमदेव की मृत्यु के पश्चात क्या होता है, जब यह वीरमदेव की मृत्यु हो जाती है तो इसकी मृत्यु के पश्चात एक शासक काली कुमाऊं क्षेत्र में राज करता है और उस शासक का नाम था ब्रह्मदेव द्वितीय। ठीक है, तो वीरमदेव की मृत्यु के बाद जो कत्यूरी राजवंश का एक शासक था जो काली कुमाऊं में शासन करता था, इस शासक का नाम था ब्रह्मदेव द्वितीय। ठीक है, तो ब्रह्मदेव द्वितीय जो था वो काली कुमाऊं का शासक हुआ करता था। अब देखिए, जिस समय ब्रह्मदेव द्वितीय शासन कर रहा था, कत्यूरी राजवंश चल रहा था, उसी टाइम पीरियड पर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में और गढ़वाल क्षेत्र में दो राजवंश का उदय होता है, जिसमें कुमाऊं क्षेत्र में चंद राजवंश, ठीक है, तो कुमाऊं के क्षेत्र में चंद राजवंश और गढ़वाल के क्षेत्र में पवार राजवंश का उदय हो जाता है और गढ़वाल में पवार राजवंश का उदय होता है। तो ये दो राजवंश जो थे वो कत्यूरी टाइम पीरियड पर ही आए थे। तो इसी में से हम कुमाऊं के चंद राजवंश को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं कुमाऊं के चंद राजवंश के बारे में। देखिए, कुमाऊं का जो चंद राजवंश रहा था वह पहला ऐसा राजवंश रहा था जिसके बारे में हमें लिखित प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इतिहासकारों के चंद राजवंश के बारे में अलग अलग मत हैं और इसके संस्थापक के बारे में भी कुछ इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं, जिसमें से कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चंद राजवंश का जो संस्थापक था वो सोमचंद रहा था और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंद राजवंश का संस्थापक जो रहा था वो थोहरचंद या फिर थोरचंद रहा था। तो दो यहाँ पर मत हमारे पास निकल कर आ जाते हैं। चंद राजवंश के संस्थापक में हमें कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सोमचंद जो रहा था वो चंद राजवंश का संस्थापक रहा था और कुछ इतिहासकारों का मानना था कि चंद राजवंश का संस्थापक थोहरचंद रहा था, लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक रहा था वो सोमचंद रहा था। ठीक, जो वास्तविक संस्थापक हम यहाँ पर लेंगे, वास्तविक संस्थापक जो हम कहेंगे वो कहेंगे सोमचंद को। अब देखिए, एग्जाम में जब भी आपका यह क्वेश्चन बनेगा, UKSSC आयोग या फिर अन्य जो आयोग एग्जाम कंडक्ट कराते हैं वो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन देंगे कि चंद राजवंश का संस्थापक कौन रहा था तो उसका आप आंसर लिखेंगे सोमचंद्र। ठीक है, अगर आपका सोमचंद नहीं दिया हुआ है, थोहरचंद आपको दिख रहा है ऑप्शन में, तो आपका थोहरचंद सही होगा, क्योंकि यहाँ पर इतिहासकारों के दो मत हैं और दोनों मतों में सोमचंद और थोहरचंद का नाम देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थोहरचंद को संस्थापक कहने के उपलक्ष्य में। ठीक है, जो थोहरचंद था उसको कौन कौन से इतिहासकार बताते हैं कि ये चंद राजवंश का संस्थापक रहा था और क्यों ऐसा इतिहासकारों ने कहा कि थोहरचंद चंद राजवंश का संस्थापक रहा था, इसको हम समझ लेते हैं। तो थोहरचंद को चंद राजवंश का संस्थापक बताने के पीछे दो मत निकल कर आते हैं। ठीक, थोहरचंद को जो चंद राजवंश का संस्थापक मानते हैं वो दो इतिहासकार मानते हैं। इन इतिहासकारों में सबसे पहला नाम आता है W फेजर का। जो पहला नाम आता है वो आता है W फेजर का। ठीक है, W फेजर का इसमें सबसे पहला नाम आता है और दूसरा नाम जो हमें देखने को मिल जाता है वो मिलता है फ्रांसिस हैमिल्टन का। फ्रांसिस हैमिल्टन का। ठीक है, फ्रांसिस हैमिल्टन जो थे वो दूसरे इतिहासकार रहे थे जो चंद राजवंश के उपलक्ष्य में बताते हैं कि थोहरचंद जो रहा था वो चंद राजवंश का संस्थापक रहा था। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं W फेजर की। W फेजर ने 1813 ईस्वी में एक बुक लिखी। ठीक है, उस बुक का नाम था कुमाऊं, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। रिपोर्ट
ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। ठीक है, तो जो रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल लिखी गई वो डब्ल्यू फेजर के द्वारा 1813 में लिखी गई एक किताब थी। इस बुक में इन्होंने हर्षदेव जोशी का आधार माना। ठीक है, हर्षदेव जोशी को आधार माना, यानी कि हर्षदेव जोशी ने एक कुछ ना कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसमें इन्होंने ये बताया था कि जो थोहरचंद था वो चंद राजवंश का संस्थापक रहा था, और उसी हर्षदेव जोशी के आधार मानकर, हर्षदेव जोशी को आधार मानकर इन्होंने एक बुक लिखी जो थी रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। ठीक है, हर्षदेव जोशी को, तो इसमें आधार किसको माना गया? हर्षदेव जोशी को माना गया। दूसरे जो हमारे आते हैं इतिहासकार वो आते हैं फ्रांसिस हैमिल्टन। देखिए, इसी प्रकार जिस प्रकार डब्ल्यू फेजर ने 1813 में एक बुक लिखी, उसी प्रकार फ्रांसिस हैमिल्टन ने भी 1881 में एक बुक लिखी थी, और उस बुक का नाम था किंगडम ऑफ नेपाल। किंगडम ऑफ नेपाल। ठीक है, तो किंगडम ऑफ नेपाल जो बुक लिखी गई वो फ्रांसिस हैमिल्टन के द्वारा 1881 में लिखी गई थी। इसमें इन्होंने आधार माना था प्रेम निधि और कनक निधि को। इसमें जो आधार माना इन्होंने प्रेम निधि और कनक निधि को। ठीक है, तो प्रेम निधि और कनक निधि को इनने आधार मानकर यह कहा कि थोहरचंद जो था वो चंद राजवंश का संस्थापक रहा था, और इसने 1261-62 में चंद राजवंश की स्थापना करी। तो आपके पास यहाँ पर दो ऐसे इतिहासकार या दो सोर्स ऐसे निकल कर आते हैं जो हमें बताते हैं कि थोहरचंद जो रहा था वो चंद राजवंश का संस्थापक रहा था, जिसमें सबसे पहले हमारे आते हैं डब्ल्यू फेजर और दूसरे आते हैं फ्रांसिस हैमिल्टन। डब्ल्यू फेजर ने 1813 में एक बुक लिखी थी रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, और फ्रांसिस हैमिल्टन के द्वारा 1881 में एक बुक लिखी गई जिसका नाम था किंगडम ऑफ नेपाल, और इसमें इन्होंने आधार माना था कनक निधि और प्रेम निधि को। ठीक है, इसके बाद कुछ इतिहासकार का मानना है कि जो चंद राजवंश का संस्थापक रहा था वो सोमचंद रहा था। तो अब हम जान लेते हैं कि वो इतिहासकार कौन कौन थे जो यह बताते हैं कि चंद राजवंश का संस्थापक सोमचंद रहा था। तो चंद राजवंश का संस्थापक सोमचंद को बताने वाले भी हमारे पास दो इतिहासकार आते हैं, जिनमें सबसे पहले इतिहासकार हैं एटकिसन और दूसरे इतिहासकार हैं बीडी पांडे। सबसे पहले जो इतिहासकार हैं वो हैं एटकिसन और दूसरे इतिहासकार हैं बीडी पांडे। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे। तो दो इतिहासकार हमारे यहाँ पर आते हैं एटकिसन और बद्रीदत्त पांडे, जो यह कहते हैं कि चंद राजवंश का संस्थापक सोमचंद रहा था। अब देखिए एटकिसन ने क्या कहा। एटकिसन ने इस उपलक्ष्य में बताया कि जो सोमचंद रहा था वो कन्नौज का एक शासक रहा था। कहाँ का? कन्नौज का एक शासक रहा था जो बद्रीनाथ की यात्रा पर उत्तराखंड में आया था। कन्नौज का शासक रहा था जो बद्रीनाथ यात्रा पर आया था। ठीक है, अब जब यह बद्रीनाथ की यात्रा पर आता है तो मैंने आपको बताया कि उस समय एक कत्यूरी शासक काली कुमाऊं में राज किया करता था और उस शासक का नाम था ब्रह्मदेव द्वितीय। तो जिस समय यह बद्रीनाथ यात्रा पर आता है सोमचंद्र, उसी समय इसकी जो मुलाकात होती है वो ब्रह्मदेव द्वितीय से हो जाती है। अब ब्रह्मदेव द्वितीय इस सोमचंद्र से इतना प्रभावित होता है कि यह अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद्र से करा देता है। तो ये ऐसा जो कहा गया वो एटकिसन के द्वारा कहा गया था। दूसरे जो हमारे आते हैं वो आते हैं बद्रीदत्त पांडे। ठीक, दूसरे हमारे आते हैं बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे कहते हैं कि जो सोमचंद रहा था वो इलाहाबाद के झूसी क्षेत्र का एक शासक रहा था। कहाँ का? इलाहाबाद के झूसी क्षेत्र का
शासक रहा था। तो बीडी पांडे का कहना था कि इलाहाबाद के झूसी क्षेत्र में एक शासक राज किया करता था, उस शासक का नाम सोमचंद्र था और ज्योतिषियों के कहने पर यह उत्तराखंड में बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था। तो दोनों ही मत यहाँ पर कहते हैं कि जो सोमचंद्र रहा था वो उत्तराखंड में बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था और उसी के आने पर इसकी मुलाकात जो होती है वो ब्रह्मदेव द्वितीय से होती है और ब्रह्मदेव द्वितीय इससे प्रसन्न होकर इसके गुणों को देखकर इसका जो विवाह है वो अपनी पुत्री से करा देता है। तो ये यहाँ पर दोनों के मत थे, एटकिसन के और बद्रीदत्त पांडे के। देखिए एटकिसन ने यहाँ पर जो ये इसकी सन बताया है, इसका बद्रीनाथ आने का या बद्रीनाथ यात्रा पर आने का जो साल बताया है वो बताया है 953 ईस्वी को। ठीक, 953 ईस्वी को। तो एटकिसन ने कहा था कि 953 ईस्वी में जो सोमचंद्र था वो बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था। तो बद्रीनाथ यात्रा पर जब ये आया तो उसके बाद इसकी जो मुलाकात हुई वो ब्रह्मदेव द्वितीय से होती है और ब्रह्मदेव द्वितीय क्या करता है, अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद्र से करा देता है। ठीक, तो जो हमारे मत हैं वो दोनों मत ये कहते हैं कि जो सोमचंद्र था वो चंद राजवंश का संस्थापक रहा था और दूसरा मत ये कहता है कि थोहरचंद जो रहा था वो चंद राजवंश का संस्थापक रहा था। अब देखिए यहाँ पर कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि जो थोहरचंद रहा था वो चंद राजवंश की 23वीं पीढ़ी में आया हुआ शासक था, इसलिए हम कह देते हैं कि जो चंद राजवंश का संस्थापक रहा था वो सोमचंद्र रहा था। ठीक, इससे आगे क्या होता है, जब ब्रह्मदेव अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद्र से करा देता है तो सोमचंद्र को काली कुमाऊं के क्षेत्र में 15 बीघा जमीन, काली कुमाऊं के क्षेत्र में 15 बीघा जमीन यौतुक यानी दहेज के रूप में देता है। ठीक है, यौतुक यानी दहेज के रूप में देता है। तो ब्रह्मदेव द्वितीय ने क्या करा, जब अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद्र से कराया तो सोमचंद्र को 15 बीघा जमीन काली कुमाऊं के क्षेत्र में दी और यहीं से शुरुआत होती है चंद राजवंश की स्थापना की। इसी के पश्चात सोमचंद्र यहाँ चंद राजवंश की स्थापना करता है और सर्वप्रथम यह चंपावत यानी काली कुमाऊं क्षेत्र को ही अपनी राजधानी बनाता है। तो लगभग 1563 ईस्वी तक जो राजधानी रहती है चंद राजवंश की वो चंपावत क्षेत्र रहता है। इसके पश्चात कुछ शासक नैनीताल को विजय करते हैं, नैनीताल को अपने साम्राज्य में मिलाते हैं और कुछ जो शासक होते हैं वो क्या करते हैं, वो अल्मोड़ा को इसकी दूसरी राजधानी बनाते हैं। तो अल्मोड़ा है या फिर चंपावत है, ये दोनों ही राजधानी चंद राजवंश की रही थी। ठीक है, तो जिसको हम आगे देखेंगे। तो अभी हम सर्वप्रथम जान लेते हैं कि चंद राजवंश का जो संस्थापक रहा था सोमचंद्र, उसके बारे में जितने भी फैक्ट हमारे बन जाते हैं। ठीक है, उसको समझते हैं। तो सोमचंद्र जो था, जब उसने चंद राजवंश की स्थापना करी, उसी चंद राजवंश की स्थापना के बाद इसने एक किले का निर्माण कराया था। ठीक है, एक किले का निर्माण कराया, उस किले को राजबुंगा का किला कहते हैं, राजबुंगा का किला कहा जाता है। तो जो राजबुंगा का किले का निर्माण कराया गया वो किसके द्वारा कराया गया था, वो चंद राजवंश के संस्थापक सोमचंद्र के द्वारा कराया गया था। और कहाँ कराया गया था, देखिए काली कुमाऊं क्षेत्र में ही यह क्या करता है, राजबुंगा के किले का निर्माण कराता है। तो काली कुमाऊं के क्षेत्र में ही राजबुंगा के किले का निर्माण हुआ था। ठीक, जिसे चंपावत कहते हैं। तो चंपावत में एक किले का निर्माण हुआ, राजबुंगा का किले का। दूसरा जो हमारा यहाँ पर फैक्ट निकल कर आता है, जो सोमचंद्र रहा था वो शिव का भक्त रहा था। यानी कि सोमचंद्र क्या था, सोमचंद्र एक शिव उपासक रहा था। सोमचंद्र जो था वो शिव उपासक रहा था। थर्ड पॉइंट ये निकल कर आता है
कि जिस समय चंद राजवंश की स्थापना हुई उसी समय जो अन्य शासक हुआ करते थे वो किसी बाहरी शासक के मांडलिक हुआ करते थे। यानी एक तरह से मैं कह सकता हूं कि सामंत हुआ करते थे किसी बाहरी शासक के। कोई बाहरी शासक होता था, वो सर्वप्रथम उस क्षेत्र को विजय करता था और उस क्षेत्र को विजय करने के पश्चात वो वहां अपना एक सामंत या अपना एक शासक बिठा दिया करता था और इसी सामंत, यही जो सामंत होता था वो उस क्षेत्र का राजा की तरह व्यवहार करता था। तो उस समय क्या हुआ करते थे, उस समय छोटे छोटे राजा मांडलिक हुआ करते थे। उसी प्रकार जो सोमचंद्र था वो भी एक छोटा सा मांडलिक हुआ करता था। तो सोमचंद्र क्या हुआ करता था, एक मांडलिक हुआ करता था जो नेपाल के डोटी राजा को कर दिया करता था। तो सोमचंद्र जो था एक छोटा सा मांडलिक था जो नेपाल के राजा को कर दिया करता था, नेपाल के डोटी राजा को। ठीक है, तो नेपाल के डोटी राजा को कर दिया करता था। तो ये 3 पॉइंट हमारे सबसे पहले बन जाते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे कि जब सोमचंद्र शासन कर रहा था उसी समय जो ब्रह्मदेव द्वितीय था उसने अपने द्वारा जो उसने सुई के किले का निर्माण कराया था, उस सुई के किले के आसपास के क्षेत्र में एक सामंत रखा था। उस सामंत का नाम था रावत राजा। देखिए, जो सुई के किले का निर्माण कराया था ब्रह्मदेव द्वितीय ने, उसी सुई के किले के चारों ओर उसने अपना एक सामंत रखा था। उस सामंत का नाम था रावत राजा। तो रावत राजा जो रहा था वो किसका सामंत रहा था, वो ब्रह्मदेव द्वितीय का सामंत रहा था। ठीक है, ब्रह्मदेव द्वितीय का सामंत रहा था। अब जब ब्रह्मदेव द्वितीय ने अपना एक सामंत नियुक्त करा सुई के किले के चारों ओर, तो उसको किसी बाहरी शासक का उत्तराखंड में शासन करना पसंद नहीं आता है। और उस समय जो चंद राजवंश था वो एक बाहरी शासक हुआ करता था। जो चंद राजवंश का संस्थापक रहा था सोमचंद्र, वो एक बाहरी शासक हुआ करता था जो रावत राजा को पसंद नहीं आया। ठीक, अब इसी वजह से इन दोनों के बीच एक युद्ध होता है। ठीक है, रावत राजा के बीच और किसके बीच, सोमचंद्र के बीच एक युद्ध होता है जिसे हम दूनाकोट का युद्ध, द्रोण का युद्ध या फिर सुई के युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दूनाकोट का युद्ध, देखिए दूनाकोट एक स्थान था और उस स्थान पर यह युद्ध होने के कारण से दूनाकोट का युद्ध कहा जाता है, द्रोण का युद्ध कहा जाता है। और सुई के किले जो रावत राजा रहा था वो सुई के किले का सामंत रहा था, जिस कारण इस युद्ध को क्या कहा जाता है, सुई का युद्ध भी कहा जाता है। तो रावत राजा के साथ सर्वप्रथम इसका एक युद्ध होता है जिसे दूनाकोट का युद्ध, द्रोण का युद्ध या फिर सुई का युद्ध कहते हैं। तो सोमचंद्र जो था वो सर्वप्रथम राजबुंगे के किले का निर्माण कराता है, एक शिव उपासक रहता है और साथ साथ यह क्या करता है, एक छोटा सा मांडलिक हुआ करता है जो कर दिया करता है नेपाल के डोटी राजा को। तो अब हम जानते हैं सोमचंद्र के द्वारा जितनी भी व्यवस्थाएं चलाई गई थी, जो इसने अपने राज्य में व्यवस्था लागू करी थी, उन व्यवस्थाओं को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जिसमें सबसे पहली व्यवस्था थी चाराल व्यवस्था। चाराल व्यवस्था, ठीक है, चाराल व्यवस्था क्या रही थी, मैंने आपको बताया कि जिस समय चंद राजवंश की स्थापना हुई उसी टाइम पीरियड पर सोमचंद्र ने एक किले का निर्माण कराया था। उस किले का नाम था राजबुंगा का किला। ठीक, राजबुंगा का किला। अब ये जो राजबुंगा का किला होता है, इस राजबुंगा के किले के चारों तरफ इसने 4 किलेदार नियुक्त करे। ठीक है, इसने राजबुंगा के किले के चारों ओर 4 किलेदार नियुक्त करे। ये 4 किलेदार क्या कहलाते थे, ये 4 किलेदार चाराल कहलाते थे। ठीक, तो 4 किलेदार जो थे वो क्या कहलाते थे, चाराल कहलाते थे। ठीक है, चाराल जो थे वो 4 किलेदार थे और इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता था, चाराल व्यवस्था कहा जाता था। तो ये जो चाराल व्यवस्था लागू करी गई वो किसके द्वारा करी गई थी, वो सोमचंद्र के द्वारा करी गई थी। अब देखिए राजबुंगा के किले के चारों ओर जो 4 किलेदार थे उनको हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो राजबुंगा का जो किला था उसके
चारों ओर कारकी हो गए, ठीक है, तड़ाकी हो गए, तड़ागी, कारकी, तड़ागी, बोहरा, चौधरी हुआ करते थे, ठीक है। तो चौधरी भी इसमें हुआ करते थे। तो राजबुंगा का जो किला था उसके चारों ओर 4 किलेदार हुआ करते थे, जिन्हें हम चाराल कहते थे, और यही व्यवस्था क्या कहलाती थी? चाराल व्यवस्था कहलाती थी। इसके पश्चात इसने एक अन्य व्यवस्था जिसे हम ग्रामीण व्यवस्था कहते हैं, वो ग्रामीण व्यवस्था भी इसने लागू करी थी, ठीक है। ग्रामीण व्यवस्था क्या थी? इस ग्रामीण व्यवस्था के अंतर्गत इसने क्या करा था? इसने अपने क्षेत्र से 5 लोगों का चुनाव करा था, ठीक है। 5 लोगों का चुनाव करा। ये 5 लोग सयाने होते थे और इन 5 लोगों को सयाना कहा जाता था, ठीक, जिन्हें क्या कहा जाता था? सयाना कहा जाता था। अब ये जो सयाने होते थे, ये जो 5 लोग हुआ करते थे, ये 5 लोगों का कार्य होता था अपने क्षेत्र में कर को वसूल करना। तो इनका कार्य था कर वसूलना, ठीक है। ये जो 5 लोग हुआ करते थे, जो सयाना हुआ करते थे, इनका कार्य था कर को वसूलना। एक बार होता क्या है, ये जब 5 लोग कर वसूलने के लिए मेहरा लोगों के पास जाते हैं, तो मेहरा लोगों से इनकी कर को लेकर एक विवाद हो जाता है। इसी विवाद के कारण मेहरा लोग इन 5 सयानों की हत्या कर देते हैं और एक स्थान पर इन्हें दफना देते हैं। उस स्थान को आज हम बुढ़ चौराहा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बुढ़ चौराहा जो था वो कहाँ से आया, ये आपको समझ में आ गया होगा। चौराहा, ठीक है। तो 5 सयानों की जो हत्या कर दी गई थी वो मेहरा लोगों के द्वारा कर दी गई थी, जिसके पश्चात इनको एक स्थान पर दफना दिया गया, जिसे आज हम बुढ़ चौराहा के नाम से जानते हैं। तो ये थी चंद राजवंश की दूसरी व्यवस्था या सोमचंद की दूसरी व्यवस्था। अब तीसरी जो व्यवस्था थी वो थी चौथानी ब्राह्मण व्यवस्था, ठीक, चौथानी ब्राह्मण व्यवस्था, ठीक है। चौथानी ब्राह्मण व्यवस्था, चौथानी ब्राह्मण व्यवस्था के अंतर्गत क्या था? 4 ब्राह्मण दल हुआ करते थे, ठीक है। 4 ब्राह्मण दल हुआ करते थे, जिसमें सबसे पहला जो ब्राह्मण दल था वो था पंडा, ठीक है। दूसरा दल था जोशी और तीसरा दल जो रहा था वो था देवलिया और लास्ट था सेमल्टी। ये 4 दल हुआ करते थे, जिसमें पंडा लोगों का कार्य था मंदिर की देखरेख करना, मंदिर की देखरेख करना। दूसरा जो जोशी दल हुआ करता था वो दीवान के पद पर नियुक्त था, ठीक है। जो दीवान होते थे वो कौन होते थे? जोशी लोग हुआ करते थे। देवलिया जो हुआ करते थे वो पुजारी हुआ करते थे और सेमल्टी जो हुआ करते थे वो राजगुरु हुआ करते थे, ठीक है। तो 4 ऐसे दल हुआ करते थे जिसमें पंडा, जोशी, देवलिया और सेमल्टी हुआ करते थे, जिनके कार्य या जिनके जो पद थे वो अलग अलग रहे थे। तो इस प्रकार सोमचंद ने 3 ऐसी व्यवस्थाएं लागू करी, जिसमें चौथानी ब्राह्मण व्यवस्था, दूसरी ग्रामीण व्यवस्था और एक जो व्यवस्था थी वो चाराल व्यवस्था रही थी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने चंद राजवंश की स्थापना कैसे हुई इसको समझा और चंद राजवंश का जो वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है इसको हमने जाना, ठीक है। उसके साथ साथ हमने सोमचंद के बारे में उन सभी फैक्टों को कवर किया जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।